स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास। बच्चों, आज हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में समझेंगे। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो सभी सेल ऑर्गेनल्स की स्टडी आती है जो मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड हैं। और ये हम समझेंगे कि कितने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यानी कितने ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरह का इरेगुलर नेटवर्क है चैनल्स का, जो कि मेम्ब्रेन से बाउंडेड हैं और सभी चैनल्स इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही हम केवल इन्हें देख पाते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे साइटोप्लाज्म को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, एक ल्यूमिनल और दूसरा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल वो साइटोप्लाज्म है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है, और इसके बाहर का जो साइटोप्लाज्म है उसको हम एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का है सेल में। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग बॉडीज राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, और दूसरा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके सरफेस पर कोई भी राइबोसोम्स नहीं हैं, हम उन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर स्लाइड्स में ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड है थ्रू न्यूक्लियर पोर, और इस तरह से न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपस में इंटर कम्युनिकेटिंग सिस्टम फॉर्म करते हैं। अब फंक्शंस की जहाँ तक बात है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पार्ट है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में भाग लेता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड की सिंथेसिस, और बाद में यही लिपिड एनिमल्स में स्टेरॉयड हार्मोन की फॉर्मेशन भी करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरह का एंडोस्केलेटन सिस्टम भी डेवलप करता है, और ये पार्टिसिपेट करता है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स। दूसरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जो दूसरा सेल ऑर्गेनल है दैट इज गोल्जी एपरेटस। गोल्जी कैमिलो गोल्जी साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1898 में इसको डिस्कवर किया था एपरेटस को। उन्हीं के ऑनर में इसका नाम पड़ा है गोल्जी एपरेटस। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड सिंगल लेयर स्ट्रक्चर्स हैं। ये ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में है, वेसिकल्स के फॉर्म में है और सिस्टर्नी के फॉर्म में है। ये एग्रीगेटेड होते हैं न्यूक्लियस की तरफ, और ये प्लांट के अंदर हम इनको डिप्टिसोम्स कहते हैं क्योंकि ये वहाँ अनऑर्गेनाइज्ड और अनकनेक्टेड चैनल्स के रूप में प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात करें तो गोल्जी एपरेटस दो डिस्टिंक्ट इसमें फेसेस हैं, एक सिस फेज दूसरी ट्रांस फेज। सिस फेज यानी फॉर्मिंग फेज और ट्रांस फेज यानी मैचुरेशन फेज। गोल्जी एपरेटस के फंक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, जैसे ये सिंथेसिस में भाग लेता है पॉलीसैकेराइड्स की सिंपल शुगर से। उसके अलावा ये ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस भी करता है, और जो इसका मेन फंक्शंस है बहुत इम्पोर्टेंट, वो लाइजोसोम्स की फॉर्मेशन यानी प्राइमरी लाइजोसोम की सिंथेसिस यानी फॉर्मेशन भी गोल्जी एपरेटस के द्वारा ही होती है। और सेल के अंदर जो भी सीक्रेशन है या ट्रांसपोर्ट है विद इन द सेल, वो सब गोल्जी एपरेटस से देखता है। लाइजोसोम्स, इनको जनरली हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत स्मॉल साइज बॉडीज़ हैं, और ये सिंथेसाइज करते हैं एंजाइम्स को। जो डिफरेंट कैटेगरीज के एंजाइम्स हैं उनको हम कॉमनली कहते हैं हाइड्रोलेजेस, और जो कुछ कैटेगरीज के एंजाइम्स हाइड्रोलेजेस कैटेगरीज में लाइपेजेस हैं, प्रोटीएजेस हैं, कार्बोहाइड्रेजेस हैं, और इस तरह से इन सभी एंजाइम्स की सिंथेसिस लाइसोसोम्स
के द्वारा ही होता है। इनको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के पीछे ये रीजन है कि जब सेल के अंदर एनर्जी की शॉर्टेज हो जाती है तो उस कंडीशन पे जो लाइसोसोम्स हैं ये खुद को बस्ट करता है और अपने एंजाइम्स रिलीज़ करेगा और अपने ही पार्ट्स को, बॉडी के सेल्स को ये डाइजेस्ट करता है, बॉडी सेल्स, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा है। इसके अलावा लाइसोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, जो फॉरेन मटेरियल्स हैं उसको ये डिस्ट्रॉय करता है। स्ट्रक्चर लाइसोसोम्स का आप देख पा रहे होंगे। इंट्रासेलुलर डाइजेशन इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके अलावा जो भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म बॉडी में प्रवेश करते हैं या एंटर करते हैं ये उनको किल करते हैं और बॉडी को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन। वैक्यूल्स सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये मेनली सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल को स्टोर करने के लिए हैं। प्लांट सेल में जो वैक्यूल हैं वो सिंगल है, लार्ज साइज का है, जबकि एनिमल सेल में साइज बहुत डिफरेंट साइज के वैक्यूल्स हैं और स्मॉल इन साइज हैं। सेल सैप का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी है सेल की, और उसके अलावा ये हेल्प भी करता है फूड एब्जॉर्प्शन में जैसे अमीबा में, और उसके अलावा एक्सक्रीशन में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। स्ट्रक्चर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, लार्ज साइज का वैक्यूल प्लांट सेल में सिंगल। अगला जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर सेल ऑर्गेनल है बहुत इम्पोर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी स्मॉल बॉडीज़ हैं बट इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है सेल में। इनका जो संख्या है उस बात का इंडिकेशन है कि ये पावर हाउस के रूप में काम करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सेल को। माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है, फॉर्म करता है क्रिस्टी, और क्रिस्टी प्रेजेंट होती हैं ग्राउंड स्ट्रक्चर और मटेरियल जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल है जिसका अपना खुद का डीएनए है और राइबोसोम्स 7 टाइप, इसीलिए हम इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की एबिलिटी है कि वो खुद से डिवाइड हो सकता है बाय फ्यूजन। आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का, इसमें आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन वेल विजिबल हैं, क्रिस्टी और मैट्रिक्स, इस तरह से डिफरेंट पार्ट्स आप 3 डायमेंशनल व्यू की मदद से देख पा रहे होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो एंजाइम जो सिंथेसिस में भाग लेते हैं एनर्जी के, उनकी मदद से एटीपी की फॉर्मेशन है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा है। अगला जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल है वो है प्लास्टिड। ये प्लास्टिड्स जनरली प्लांट्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा यूग्लिनोइड्स एक ग्रुप है, उसमें भी प्लास्टिड्स प्रेजेंट हैं। पिगमेंट के बेसिस पर प्लास्टिड 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। यहाँ एक टेबुलेटर फॉर्म में इनको शो किया गया है। जहाँ तक क्लोरोप्लास्ट की बात है तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन इन कलर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। क्रोमोप्लास्ट इनमें कैरोटीनॉइड्स हैं। कैरोटीनॉइड्स जो कैटेगरी के पिगमेंट्स हैं उनमें कैरोटीन एंड जैथोफिल है। इनका कलर येलो, ऑरेंज और रेड। ल्यूकोप्लास्ट, ये 3 तरह के ल्यूकोप्लास्ट हैं। एमाइलोप्लास्ट जो कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं, इलियोप्लास्ट जो ऑयल एंड फैट को स्टोर करते हैं, तीसरा एलोरोप्लास्ट जो प्रोटीन स्टोर करते हैं। इस तरह से ल्यूकोप्लास्ट फूड स्टोरेज के रूप में काम करते हैं प्लांट सेल में। इनका ये कलरलेस हैं, इसीलिए इनको ल्यूकोप्लास्ट कहा गया है। क्लोरोप्लास्ट जनरली प्रेजेंट है लीफ की विजिबल सेल्स में। डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं क्लोरोप्लास्ट की। ये लेंस शेप्ड हैं, ओवल हो सकती हैं, स्फेरिकल, डिस्क्वाइडल और इवन रिबन लाइक शेप में प्रेजेंट हैं। नंबर इनका वेरी करता है 1 to 20 और इवन अप टू 40।
ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। इसमें आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। एंटायर क्लोरोप्लास्ट का इनर मटेरियल या इनर पार्ट डिवाइडेड है ग्रेना एंड स्ट्रोमा में। थाइलेकोइड्स इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं क्लोरोप्लास्ट के। ये स्टैक्स के फॉर्म में अरेंज्ड हैं जस्ट लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन्स, और उन्हें हम कहते हैं ग्रेना। और जो स्ट्रोमा लैमेली हैं ये डिफरेंट थाइलेकोइड्स जो डिफरेंट ग्रेना में हैं उनको कनेक्ट करते हैं। क्लोरोप्लास्ट भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है क्योंकि इसका अपना खुद का डीएनए है और 70 राइबोसोम। इन दोनों की मदद से ये खुद से डिवाइड हो सकता है फिजन के जरिए। स्ट्रक्चर की हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल व्यू आपके सामने है। इसमें आप देख पा रहे होंगे सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग आउटर मेम्ब्रेन, उसके नेक्स्ट बाद इनर मेम्ब्रेन है। इंटायर जो इंटरनल स्पेस है वो फिल्ड है ग्रेना सिस्टम से एंड मैट्रिक्स स्ट्रोमा से, और ग्रेना और स्ट्रोमा के बीच में इंटरमेम्ब्रेनस जो स्पेस है वो स्पेस इंटरकनेक्टेड है डिफरेंट टाइप के स्ट्रोमा लैमेली से। स्ट्रोमा लैमेली कनेक्ट करते हैं डिफरेंट ग्रेनाम को आपस में एक दूसरे से। राइबोसोम्स भी माइक्रोबॉडीज़ हैं, डिस्कवरी की थी इनकी जॉर्ज पैलेट, इन्होंने 1953 में डिस्कवर किया था एज अ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर लाइक ए ग्रेन ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स। ये भी कंपोज्ड हैं आरएनए एंड प्रोटीन के, इसलिए इनको न्यूक्लियो प्रोटीन बॉडीज़ भी कहते हैं। ये किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है। और राइबोसोम्स 2 तरह के हैं यूकैरियोट्स में एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स एटीएस टाइप के हैं और ये प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, जबकि 70 राइबोसोम्स एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, और उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। 70s एंड 80s के साथ जो S है अल्फ़ाबेट, ये सेडबर्ग यूनिट है और ये स्टैंड करता है या इंडिकेट करता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को। ये स्ट्रक्चर दिए गए हैं यहाँ पे राइबोसोम्स के। इसके अलावा साइटोस्केलेटन भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल साइटोप्लाज्म में। ये प्रोटीनस फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स हैं। ये एक तरह से सपोर्टिव फ्रेमवर्क है सेल का, और ये प्रोवाइड करता है एक डेफिनेट शेप एंड साइज सेल को, इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग मोटिलिटी। सीलिया एंड फ्लैजेला भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है यूकैरियोटिक सेल का। ये सीलिया एंड फ्लैजेला मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं सेल को। दोनों में स्लाइट डिफरेंसेस भी हैं। जहाँ तक सीलिया की बात है तो सीलिया स्मॉल इन साइज़ हैं, स्ट्रक्चर हैं, जबकि फ्लैजेला लॉन्गर इन साइज़ हैं, और दोनों का काम मोटिलिटी है। जहाँ तक नंबर की बात है तो सीलिया आर मोर इन नंबर, फ्लैजेला आर वेरी लेस इन नंबर। सीलिया ऑर्गेनाइज्ड हैं या ओरिजिनेटेड हैं वेसल बॉडीज से, जबकि फ्लैजेला भी बेसल बॉडी से ही ओरिजिनेटेड हैं। सीलिया में और फ्लैजेला में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन जो अरेंजमेंट है वो 9+2 एंड 9+2। ये स्ट्रक्चर दिया गया है यहाँ पे 3 डायमेंशनल व्यू, और इसमें 3 पार्ट दिखाए गए हैं फ्लैजेलम एंड सीलिया के, बेसल बॉडी, हुक एंड फ्लैजेलिन प्रोटीन। इधर आपके सामने कुछ सेल दिखाई दे रही हैं जिन पे फ्लैजेला की संख्या वेरी कर रही है। यदि सेल के बाहर एक ही फ्लैजेलम हो तो उसे मोनोट्राइकस कहते हैं, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं सिंगल फ्लैजेलम। अगर बहुत सारे फ्लैजेलम हैं एक ही सरफेस से अराइज हो रहे हैं सेल के, उसे हम कहते हैं लोपोट्राइकस। उसके अलावा सेल के यदि दोनों एंड पे कई सारे फ्लैजेलम अराइज हो रहे हैं उसे हमने एम्फीट्राइकस कहा।
और अगर सेल के होल सरफेस पर फ्लैजेलम अराइज होते हैं तो उसे पेरिट्राइकस नाम दिया जाता है। इसके अलावा सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं सेल ऑर्गेनल्स के, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं। ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं और सेंट्रियोल बेसल बॉडी फॉर्म करता है, जबकि बेसल बॉडी की मदद से सीलिया एंड फ्लैजेला अराइज होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से सेंट्रियोल स्पिंडल फॉर्मेशन की मदद से क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने में हेल्प करता है सेल डिवीजन के दौरान प्लांट एनिमल सेल में। न्यूक्लियस एक बहुत इम्पोर्टेंट सेंट्रल रोल जिसका है सेल मेटाबॉलिज्म में, की रोल जिसका है पूरी सेल फंक्शनिंग में। ये लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है सेल में। इसको हम कंट्रोलर एंड रेगुलेटर ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। जनरली एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है हर सेल में, बट कुछ ऐसे भी सेल्स हैं जिनमें नंबर एक से ज़्यादा है। इट इज़ गवर्नर ऑफ द सेल, इट गवर्न्स ऑल सेलुलर एक्टिविटीज़। इसके बाहर भी, न्यूक्लियस के बाहर भी डबल लेयर की मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के बीच में कई सारे पोर्स हैं, उनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। उन्हीं न्यूक्लियर पोर के थ्रू मटेरियल का एक्सचेंज होता है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म में। न्यूक्लियस के जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, नंबर 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नंबर 2 न्यूक्लियोप्लाज्म, नंबर 3 क्रोमेटिन नेटवर्क एंड नंबर 4 न्यूक्लियोलस। स्ट्रक्चर की बात करें हम तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे अपने सामने। इधर न्यूक्लियस वेल विजिबल है, अंदर न्यूक्लियस के कई सारे क्रोमेटिन नेटवर्क हैं और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, लार्जेस्ट स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में। और न्यूक्लियस के बाहर चारों तरफ अदर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, न्यूक्लियस के बाहर की मेम्ब्रेन, ये भी डबल मेम्ब्रेन है। ये सराउंड करता है, ये प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लियोप्लाज्म को एंड सेपरेट करता है न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से। और जो न्यूक्लियर पोर्स हैं उनके थ्रू एक्सचेंज होता है मटेरियल का न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म में। ये 3 डायमेंशनल व्यू आप देख पा रहे होंगे। न्यूक्लियर एनवेलप, जो आउटर मोस्ट 2 कवरिंग्स हैं न्यूक्लियस की, बीच में आप न्यूक्लियर पोर भी देख पा रहे हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आप देख रहे हैं जो कनेक्टेड हैं न्यूक्लियस से थ्रू न्यूक्लियर पोर। इस तरह से जो एसोसिएशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस का, वो इस पिक्चर की मदद से आप अच्छे से विजुअलाइज कर पा रहे होंगे, ऐसे हमें पूरी उम्मीद है। राइबोसोम्स भी आप यहाँ स्पष्ट देख रहे होंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे, और ये राइबोसोम्स की वजह से ही इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कैरियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर का साइटोप्लाज्म लाइक मटेरियल, और इसी में क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट हैं। क्रोमेटिन नेटवर्क और क्रोमेटिन मटेरियल ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर्स, और सेल डिवीजन के टाइम पर ये डिफ्रेंशिएट होते हैं क्रोमोसोम्स के फॉर्म में। और डीएनए इज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड विच इज़ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसी के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है जेनेटिक कोड के फॉर्म में, और उसी मैसेज के अकॉर्डिंग सेल अपना काम परफॉर्म करती है। इसलिए डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे न्यूक्लियोलस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस के अंदर। साथ में क्रोमेटिन नेटवर्क आप देख पा रहे होंगे, न्यूक्लियर एनवेलप भी देख पा रहे होंगे ये, और साथ में एक डेंस जो नेटवर्क है क्रोमेटिन नेटवर्क, और एक डिस्टिंक्ट एरिया यहाँ पर ये न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक ओवल
स्फेरिकल बॉडी है न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए इसको न्यूक्लियोलस कहा गया है। जनरली बिगर इन साइज है ये, और उन्हीं सेल्स में ये बिगर साइज का है जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती हैं। और ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स में मोर प्रोमिनेंट है, इसमें लार्ज अमाउंट में आरएनए है और स्मॉल अमाउंट में डीएनए। न्यूक्लियस सेल के मेंटेनेंस में इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल है। साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, इसी की हेल्प से पेरेंटल कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचते हैं।